नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्री पर। जैसा कि यूपीएसआई की भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है, अप्रैल माह के लास्ट तक वैकेंसी की डिटेल और फॉर्म कब तक भरे जाएंगे सारी डिटेल आ जाएगी और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जाति नहीं लगेगी या पुरानी से ही काम चल जाएगा, ये सब चीज़ें आप नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद फॉर्म को फिलअप करेंगे। जैसी भी जानकारी होगी नोटिफिकेशन आने तक आपको बता दिया जाएगा। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अब हम लोग एकदम से यूपीएसआई पर पूरा फोकस करेंगे और उसी क्रम में मैथ्स के लिए एकदम स्पेशल क्लास यूपीएसआई की चलाई जा रही है। सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कवर कराने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। क्लियर है। और शुरुआत हम लोग कर रहे हैं नंबर सिस्टम से, क्योंकि हमारे पास समय है अभी लगभग मान के चलिए 3 महीने तो आपको मिलेंगे। अप्रैल पूरा ही पड़ा है, अभी फॉर्म आया ही नहीं है और फॉर्म भरने के बाद कम से कम 2 या 3 महीने आपको जरूर मिलेगा। तो 2 महीने तक पूरी अर्थमेटिक कवर हो जाएगी। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहेंगे। बीच बीच में इसमें भी जैसे ही चैप्टर खत्म होंगे उसकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे और शॉर्ट वीडियोज के थ्रू आपको रिवाइज भी कराते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। क्लियर है। चलिए आइए, नंबर सिस्टम ये अर्थमेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। पहले इससे बहुत सारे क्वेश्चन आया करते थे, अब भी आते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहां से आपको कैलकुलेशन जो हम लोग आगे करेंगे उसके लिए बहुत सारी हेल्प चीजें यहां से मिलेंगी। जैसे डिवाइड में आपको पता चल जाए कैसे संख्याएं कटेंगी, कौन सी संख्या से कटेगा, किससे नहीं कटेगा, तो वो हमें कैलकुलेशन में हेल्प करता है। कुछ संख्याओं पर आधारित प्रश्न आ जाते हैं परिमेय अपरिमेय से, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, संख्याओं में संख्याएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में आपके पास जिसको वास्तविक संख्या कहते हैं वो आपकी होती है निगेटिव, पॉजिटिव, भिन्न, कुछ भी हो। एक तरह से आप कह सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। क्लियर है। उसमें आपके भिन्न भी आएंगे, दशमलव भी आएंगे, सब कुछ आ जाएंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है। यहां से आपको क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको बताया जाए क्वेश्चन कहां से आता है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं हमारी होती क्या है। तो वास्तविक संख्याएं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, उसमें आपका 0 भी रहेगा, +1, -1, 3/5, 6/5, 0.325, तो सब चीजें आपकी शामिल रहती हैं। इमेजिनरी नंबर जो होते हैं जिनको काल्पनिक संख्याएं बोला जाता है, आप हाई स्कूल में या इंटर में पढ़े होंगे, सम्मिश्र संख्या जिनको कहते थे, आई के फॉर्म में वो लिखी जाती हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ a + i, ये चीज आप नहीं देखे होंगे, लेकिन अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा जैसे 5 + 6i लिखा रहता था, या फिर आप पढ़े होंगे 4 + 7j करके लिखा रहता था ना। ये चीजें आप पढ़े होंगे हाई स्कूल इंटर में, भी कंपटीशन नहीं आता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो आपको बताया गया है ये इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। और रूट के अंदर आपका अगर निगेटिव मान है, जैसे रूट का -5, रूट का -2, रूट का -3, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। और यहां पे ध्यान रखिएगा, जो आई आप लिखते हैं इसकी जो वैल्यू होती है वो रूट का -1, यानी अगर आप ध्यान रखें तो i² बराबर होता है -1। i² बराबर क्या होता है? -1। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये आपका हाई स्कूल इंटर का सिलेबस है, वहां से क्वेश्चन आने चाहिए, कभी कभी आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहां से बनना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, वास्तविक के जो पार्ट हैं उसमें आपका होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्याएं वह संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। इसको आपको एग्जाम में थ्योरी वाला जब हिस्सा बनता है तो उसमें पूछा जाता है। अभी आपको क्वेश्चन दिखाएं कैसे आते हैं, तो वहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि जितनी भी संख्याएं हो जिनको हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। बस ध्यान का रखना है कि जो हमारा Q हो वो कभी 0 ना हो, मतलब कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कभी आपने ऐसा तो नहीं पढ़ा होगा कि 7/0, कि 7/0 जो होता है अपरिभाषित हो जाता है, तो ये संख्या अपरिमेय नहीं होती। बाकी 7 के बटे में आप 1 लिख दो, है ना, 7 के बटे में 5 लिख दो, या सिर्फ 7 लिख दो। सिर्फ 7 का मीनिंग क्या होता है? 7/1। तो ये संख्या हमारी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। जैसे आप देखिए 5/13 एक परिमेय संख्या है। 7 को आप 7/1 पढ़ सकते हैं, P/Q बन गया। -9
भाई बटे में 1 हिडन होता है, तो ये भी -9/1 हो गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे देखो 5 5 5 बटे में जितने दशमलव होते उतने जीरो बढ़ जाते हैं, ये भी अपॉन में आ गया। और 22/7 ये भी आपका अपॉन में आ गया, यानी ये हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या। आप ध्यान रखना, सिर्फ एक हिस्सा याद रखना है, परिमेय को याद रखेंगे तो परिमेय अपने आप हट जाएगा। क्लियर। अब देखिए परिमेय में एक चीज और ध्यान रखिएगा जो आपको नहीं बताया गया है, अभी बता रहे हैं परिमेय में, उसके बाद अपरिमेय। परिमेय मैं एक स्लाइड लूंगा, वहां सारे लिख दूंगा, फिर आपको याद हो जाएगा। अपरिमेय में क्या है कि वह संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, वो सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या और रैशनल नंबर परिमेय संख्या। देखो इसमें कौन कौन सी होती है मैं आपको दिखा दे रहा हूं। जब भी आपसे परिमेय संख्या की बात करेगा, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं रैशनल नंबर, तो इसमें कौन कौन सी होती हैं, और एक तरफ आप लिख दें अपरिमेय संख्या, इसमें कौन कौन सी होती है, बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। जब आप परिमेय संख्या की बात करेंगे तो परिमेय संख्या में फॉर्मेट क्या होना चाहिए, P/Q के रूप में लिखा जा सके, पहली कंडीशन। उसके बाद लिखा क्या जाता है कि Q जो है वो डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी Q कभी 0 ना हो। इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, पहली संख्या सभी इंटीजर, यानी कि -1 -5 1 2 3 4 कुछ भी लिख दो, कोई भी संख्या लिख दी जाए, 1 2 3 है ना, -3 -9, ये सारी संख्याएं किसमें आती हैं, परिमेय में। दूसरी कौन सी संख्या होगी, सभी भिन्न संख्याएं, चाहे वो मिश्र भिन्न हो चाहे साधारण भिन्न हो, सभी भिन्न हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। जैसे लिख दिया जाए 2/7 3/5 2 सही 5/7 एक 18/5, ये सारी संख्याएं कैसी हैं, परिमेय संख्याएं। तीसरा आप इसमें ध्यान क्या रखेंगे, शांत दशमलव वाली संख्याएं हमारी कैसी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। कौन सी, शांत दशमलव वाली। शांत दशमलव वाली संख्याएं कैसी होंगी भाई, परिमेय संख्याएं होंगी। और क्या ध्यान रखना है, आवर्ती दशमलव जो होते हैं, आवर्ती दशमलव मतलब जैसे 1/3 का मान 1.3333 चलता जाता है ना, 0.3333, ये आवर्ती होता है। तो जो आवर्ती दशमलव होते हैं वो भी कैसी संख्या होती है, परिमेय। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा जाए 0.333 है, ऐसे ही चलता जाए। और इसमें क्या ध्यान रखना है, जो बार वाली संख्या होती है, जैसे 0.15 पे बार लगा दे, तो ये भी हमारा कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय। क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हो, बार जब हटता है तो जितने के ऊपर बार होता है उतने ही क्या आ जाते हैं, 9 आ जाते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 15/99, 3 से कट जाएगा 5/33 आ जाएगा। तो इस प्रकार की जितनी भी आपको संख्याएं दिखेंगी वो सारी की सारी संख्याएं कैसी होंगी भाई, परिमेय संख्याएं होंगी। बात समझ में आ गई। अब अपरिमेय में देखो क्या ध्यान रखना है, वो याद नहीं करना, बस ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में थ्योरी वाला जब पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है। अपरिमेय संख्या देखिए, इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, सबसे पहले चीज, ठीक, इनको नहीं लिखा जा सकता। क्लियर हो गया, इनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। सबसे ज्यादा याद रखिएगा पाई जो है वो हमारा एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 22/7 परिमेय है, पाई परिमेय है, तो पाई की एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं होती, आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी है। तो पाई हो गया। दूसरा देखिए, रूट के अंदर वो संख्याएं जिनके हम परफेक्ट मान नहीं निकाल सकते, वो सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती। बात क्लियर। अगला इसमें क्या ध्यान रखेंगे, ऐसे दशमलव जो आवर्ती ना हो, यानी अनावर्ती दशमलव, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 0.13231324 ऐसे 13231334 ऐसे ही कुछ चलता जा रहा है, तो आवर्ती नहीं है, मतलब कोई सीक्वेंस आपको नहीं मिला कि इसके बाद फिर वही संख्या रिपीट हो रही,
तो जब इस प्रकार के दशमलव वाली संख्याएं मिलेंगी तो वो भी हमारी कैसी संख्याएं होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो बात क्लियर हो गई होगी, जैसा आपका पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिमेय संख्याओं में कौन कौन से हैं और अपरिमेय संख्याओं में कौन कौन से हैं। यहाँ पे लिखा भी कैन नॉट बी रिटन इन P/Q फॉर्म, यानी P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। क्लियर? चलो आगे देखो। अब बात आती है इंटीजर। इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर का मीनिंग क्या होगा भाई? पूर्णांक। तो चलिए भाई पूर्णांक देखिए। पूर्णांक दो तरह के होते हैं, एक निगेटिव इंटीजर और एक नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर स्टार्ट होगा -∞ से -1 तक। ठीक है, लाइन आप पढ़ोगे, लाइन पे संख्या लिखी जाती है। अगर आपको याद हो, एक लाइन बनती थी, बीच में आपका 0 होता है, इधर +1 है ना, +2, ऐसे ही करते करके इनफाइनाइट तक जाता है। इधर -1 -2 -3, इसी तरीके का हो जाता है -∞ तक। इसी लाइन से हम लोग सीखते हैं कि जो माइनस का छोटा नंबर होता है वो माइनस के बड़े नंबर से ज्यादा होता है। जैसे -1 जो है, -1 वो -2 से बड़ा है, क्योंकि ये पहले आ रहा है। देखो प्लस की तरफ जा रहा है ना, जितना प्लस की तरफ बढ़ेंगे उसका मान क्या होगा? बड़ा होता जाएगा। अब जैसे -3 की बात करें और -1 की बात करें तो बड़ा कौन सा होगा? -1। ठीक है, निगेटिव में जो संख्या छोटी होती है उसका मान बड़ा होता है। क्लियर? चलो अब देखो, ये भी क्लियर होगा। निगेटिव में -∞ से -1 तक, नॉन निगेटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर में 0 से इनफाइनाइट। अब देखिए, इसके बाद इंटीजर को डिवाइड किया गया है अलग अलग। पहला आपका बनता है नेचुरल नंबर, दूसरा आपका बनता है 0। दूसरा क्या बनेगा? 0। और 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहां से इसको हटा दीजिए। 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव। क्लियर है? अब देखिए, इसके बाद इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। ये क्लियर है? पॉजिटिव वही आएंगे 1 से इनफाइनाइट। अब यहां से हमारा ब्रेक होता है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। सम संख्या आपको पता ही है, जो 2 से डिवाइड हो जाए। विषम संख्या है जो 2 से ना कटे। और प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है जिनके सिर्फ और सिर्फ कितने गुणनखंड होते हैं? 2। एक और एक वह संख्या स्वयं। देखो ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, एक और वह संख्या स्वयं। और को प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होंगे? ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। जिनके 2 से ज्यादा हो, जैसे लिखा ना मोर देन 2 फैक्टर, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। पहला आपका है सम संख्या। पहला आपका क्या है? सम संख्या। हम लोग नेचुरल नंबर में बात कर रहे हैं, प्राकृतिक संख्याओं में बात कर रहे हैं। पहला हम लोग बात कर रहे हैं किसका? सम संख्या का। तो सम संख्याएं कौन सी हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट डॉट इन्फिनिटिव। ठीक, वह संख्याएं जो 2 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, तो हमें सम संख्या मिलेगी। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी भाई? 2 हो जाएगी। सबसे छोटी सम संख्या 2। बात क्लियर है? सबसे छोटी कौन सी होगी? 2 होगी। और 2 अंकों की सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 2 अंकों की सबसे छोटी कौन सी बनेगी भाई? 2 अंकों की सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और 2 अंकों की सबसे बड़ी, ये चीजें आपको पता है, बस एक तरह से रिवाइज किया जा रहा है। 2 अंकों की सबसे बड़ी, यहां से क्वेश्चन औसत में पूछता है तो आप ध्यान रखेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी हो जाएगी 98। क्लियर है? इसके बाद इसका जो अपोजिट होता है वो क्या बन जाता है? विषम। एक तरह से इसको अपोजिट मान लो। वो 2 से कटेगा या 2 से नहीं कटेगा। वो 2 से डिवाइड होता था, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसकी शुरुआत कहां से? 1 से। 1 3 5 7 एंड डॉट डॉट ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे छोटी विषम कौन सी है? 1। सबसे छोटी 2 अंकी विषम संख्या 11 और सबसे बड़ी 2 अंकी विषम संख्या 99। बात क्लियर है? इसके बाद ये दोनों क्लियर हो गए आपके, सम और विषम। अब बात आती है किसकी? अभाज्य और भाज्य।
प्राइम मतलब आभाज और कंपोजिट मतलब भाज। चलो यहां से देखते हैं कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखिए अब बात करते हैं प्राइम, ठीक है, जिसको बोला क्या जाता है अभाज। हिंदी वाले जरूर ध्यान रखेंगे इसके नाम रूढ़ और अर्ध, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के लड़के हैं वो जरूर ध्यान रखेंगे कि आभाज को सिर्फ आभाज के नाम से नहीं, रूढ़ से भी क्वेश्चन पूछा गया है और अग्र से भी पूछा गया है। अग्र वाला एमपीएसआई में आया हुआ था कि प्रथम 5 अग्र संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब प्राइम संख्याओं में आपको बताया गया है कि ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, उनमें से एक होगा 1 और दूसरा होगा वह संख्या स्वयं। कहने का मतलब वो संख्या किसी से न कटे, जिनका एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ 1 हो। तो देखिए इसमें जो क्या बनी, इसके गुणनखंड कितने होते हैं भाई, अगर आपसे पूछा जाए इसके गुणनखंड कितने होंगे, तो गुणनखंड इसके सिर्फ कितने बनेंगे, 2। कौन कौन से, एक तो 1 होगा और एक वह संख्या स्वयं होगी इटसेल्फ। क्लियर है, कोई दिक्कत। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ध्यान रखना कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं दोस्त, जो आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, जो आपकी अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और अभाज्य संख्याओं का जो, ये आपको क्वेश्चन में काम देगा, ये आपको जो है क्वेश्चन में काम देगा, यहां पर तो नहीं। जब आप लासा मासा पढ़ेंगे तो वहां ये चीज बहुत हेल्प करेगी, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आभाज्य संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम होता है कि संख्याओं का गुणा, ठीक है। आभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो संख्याओं का, आभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो संख्याओं का क्या होगा भाई, गुणनफल। वो संख्याओं का क्या होगा, गुणनफल, वह बनेगा संख्याओं का गुणनफल। बात समझ गए। ये डायरेक्ट आता है एग्जाम में कि 2 अभाज्य संख्याओं का लासा दिया जाएगा आपको 570, कुछ भी दे दिया जाए तो उसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, या 2a - 2b क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको शॉर्ट वीडियो में बताए गए। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो उन संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल। चाहे वो 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, जितनी भी अभाज्य संख्याएं लें उनका जो लासा होगा वो उन संख्याओं का क्या बनेगा, गुणनफल बनेगा। बात क्लियर है। अब बात आती है कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ मतलब मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए जब मासा की बात करेंगे, एचसीएफ, जब आप एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ देखिए कितना होगा, एचसीएफ आपका बन जाता है 1। क्लियर है। अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो सदैव कितना होता है, 1 होता है। मैंने बताया ना उन संख्याओं में कुछ कॉमन होता नहीं सिवाय 1 की। तो अगर आभाज्य संख्याओं का एलसीएम कहेगा तो संख्याओं का गुणनफल, और अगर आभाज्य संख्याओं का एचसीएफ यानी मासा कहेगा तो वह संख्या 1 होगी। क्लियर है यहां तक। अब देखो इसके बाद यहां क्या पूछा जाता है, इसके बाद आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी, सबसे छोटी जो आपकी अभाज्य संख्या है वो कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है आपकी दोस्त, वो आपकी क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या है, 2 है। उसके बाद इसी 2 को किस रूप में लिखा जाता है, इसी 2 को आप बोलते हैं एकमात्र समाभाज्य संख्या। यानी एकमात्र एक संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी। बात क्लियर है। एकमात्र ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य है वह कौन सी है, 2 है। अब ये क्वेश्चन कराऊंगा जहां इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप ये क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे ये मिलेगा। अगला आप देखिए क्या ध्यान रखना है, अगला जो आपका है कि सबसे छोटी जो है वो विषम अभाज्य कौन सी है। सबसे छोटी विषम अभाज्य, सबसे छोटी विषम अभाज्य, सबसे छोटी
विषम अभाज्य संख्या जो है वो आपकी होती है 3। वो क्या होती है भाई? 3 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3 होती है। तो कुछ बेसिक चीज है, आप ध्यान रखिएगा। हाँ, एक और ध्यान रखो इसमें, 2 अंकों की, ठीक, क्या बोल दिया जाए? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की जब बात करेगा तो आपका होता है 97। कितना होता है भाई? 97। बात क्लियर है? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 और 3 अंकों की, कितने की भाई? 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 997। कितनी हो जाती है? 997। उसके बाद एक और ध्यान रखना, 3 अंकों की सबसे छोटी, ठीक है, इसके लिए आपको ट्रिक बताई गई थी कि 3 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो मुंह दिखाई होती है ना। जब नई नई शादी होती है तो मुंह देखने के लिए जाते हैं लोग, तो पैसे देते हैं। तो पहले 51 चलता था, लेकिन अब 51 नहीं, अब मुंह दिखाई कितनी दी जाती है? 101। तो सबसे छोटी जो 3 अंकों की अभाज्य संख्या वो कितनी हो जाती है? 101 हो जाती है। बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत हो बताएं। तो आभाज्य संख्याओं का इतना हिस्सा अगर आपका क्लियर है तो जो थोड़ा सा और बचा हुआ है उस पर फिर डिस्कस किया जाए। क्लियर है यहां तक? भाई क्या बताना है? पहले आपको ध्यान रखना है इसके सिर्फ गुणनखंड कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो वह संख्या इटसेल्फ यानी स्वयं होगी, दूसरा 1 होगा। फिर क्या ध्यान रखना है? आभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम है वो आपका आभाज्य संख्याओं का क्या होता है भाई? गुणनखंड। जो एलसीएम है वो आभाज्य संख्याओं का क्या होता है? गुणनफल। और जो एचसीएफ है वो कितना होता है? 1 होता है। और सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है? 2। और इसी को हम कहते हैं एकमात्र समअभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या मुंह दिखाई 101। यहां तक क्लियर है? चलो, इसमें एक थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। अब इसमें पूछ लेता है कभी कभी कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आपसे पूछ लेगा 1 से 100 तक कुल, ठीक है, तो 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं जो हैं वो आपकी होती हैं 25। कितनी होती है भाई? 25। इसका एक तरीका होता है, उसको आप ध्यान रखेंगे तो भविष्य में जो औसत क्वेश्चन आते हैं वो गलत नहीं होते। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं उसके लिए हम लोग एक कोड याद रखते हैं, 22 32 232। कोड क्या होता है? 22 32 232, आगे 44 और पीछे 1। ये एक रेडियो एफएम पे आता था, वो नंबर था 22 32 232 ऐसे कुछ था। तो उसी से आप याद रखेंगे कि 22 32 232, आगे 44 पीछे 1। देखो ये टोटल 100 तक की संख्याएं हैं, इनको ऐड कर लो। 4 4 8 4 12 12 3 15 15 4 19 और 19 6 25। देखो 25 ही थी। अगर आपसे पूछता 50 तक, तो 50 तक कैसे निकालेंगे? जैसे आपसे पूछ ले 1 से कहां तक? 50 तक। 1 से अगर 50 तक जाना तो कितनी होंगी? 10 20 30 40 50। यहीं पर रुक जाना। 4 4 8 4 12 3 15 हो जाएंगे। आपसे कहे 1 से 90 तक कितनी होंगी? तो 90 यहां पे खत्म हो जाएगा, तो इनको जोड़ लेना। आपसे कहे 50 के बाद यानी 50 से 100 तक, 10 20 30 40 50, यानी यहां का हिस्सा निकाल दो, ये वाली जोड़ो। बात क्लियर है? आपसे कहे 50 से कहां तक? 100 तक, तो 50 उधर निकल गया, बचा कितना? 4 6 3 9 1 10। बात क्लियर है? इसको याद रहेगा तो थोड़ा आसानी से आंसर आएंगे, नहीं याद होगा तब भी आप लगा लेंगे। थोड़ा सा एक बार हम लोग संख्याएं लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो गलतियां होती हैं वो हमसे ना हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, जैसे पहले हम लोग लिखते हैं 1 से 10 के बीच कौन सी संख्या मिलती है। जब आप 1 से 10 के बीच की बात करेंगे तो पहली क्या होगी? 2, दूसरी क्या होगी? 3, फिर क्या होगा? 5 और उसके बाद 7। पहला जो कोड आपका 4 था ना, वो यही था। उसके बाद जब आप 11 से लिखेंगे कहां तक? 20 तक, तब आपको क्या मिलेगा? 11 13 17 और 19। फिर आप लिखेंगे कहां से? 21 से कितने तक भाई? 30 तक।
तो आपको क्या मिलेगा 23 और 29। फिर आप लिखेंगे 31 से 40, तब आपको क्या मिलेगा 41 और 47। फिर आप लिखें 41 से 50, तब आपको क्या मिलेगा, एक तो हो जाएगा 41 से चलना है 43, इधर 31 से चलना था, ये वाला करेक्शन करो भाई, इधर 31 से चलना था इस वाली लाइन में। जब आप 31 से चलेंगे इस वाली लाइन में 31 से 40, तो आपको एक मिल जाएगा 31 और एक मिल जाएगा 37। इसमें जब आएंगे 41 से जब चलेंगे यहां पर, तो हमको मिल जाएगा 41, 43 और 47। ठीक, उसके बाद जब आप 51 से कहां जाएंगे 60, 51 से जब आप 60 चलेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना मैं लिख रहा हूं, अभी बाद में उनको काटूंगा जो गलतियां होती हैं। 51, 53, 57 और 59। अब इस पे ध्यान ना देना, मैं जो गलतियां लोग करते हैं उस पर फोकस करेंगे अभी हम। 61 से 70, 61, 67, 69। उसके बाद आपका 71 से 80, जरा 71 से 80 में आएंगे, 71, 73, 79, 81 से 90, 81 से 90, 83, 87, 79 और 91 से 100, 91, 97। अब देखो कुछ लोग कह रहे होंगे संख्या ज्यादा लिख दिए, ज्यादा क्यों लिखे वो जानना है ना आपको। देखो ये जो फार्मूला बताया गया वो एक तरीका है, 1 से 10 के बीच में 4 मिलने चाहिए। देखो यहाँ पे 4 संख्याएं हैं, क्लियर। 11 से 20 के बीच में 4 मिलने चाहिए, देखो फिर से 4 है। अब अगला मुझे 2 मिलने चाहिए, देखो यहाँ पे 2 है, 23 और 29। फिर से 2 मिलना चाहिए, 31 और 37। अब 3 मिलनी चाहिए, 41, 43 और 47। अब हमें मिलना चाहिए 2। 51 60 में जाए तो कितनी संख्या मिलनी चाहिए 2, लेकिन हम लिख कितना देते हैं 51, 53, 57 और 59। 51 लोग जल्दबाजी में लिखते हैं, ये संख्या होती नहीं है क्योंकि 51 कट जाएगा, 17 51। उसी तरह जल्दबाजी में लोग 57 लिख देते हैं, जबकि 57 आपकी आवाज नहीं होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि आप जो गलती करे हैं अगर वो सर्किल में एक बार लिख लेंगे तो भविष्य में फिर लिखते टाइम वो गलती नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए एग्जाम में प्रेशर इतना होता है कि हम जल्दबाजी में कुछ चीजें ऐसे लिख देते हैं जो वास्तव में वो वहां पर नहीं होनी चाहिए थी। अगर आपसे ये पूछा जाता कि 51 से 70 तक की आभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इतनी जल्दबाजी में आप लिखते कि हो सकता है 51 से 57 में किसी एक को लिख देते। तो इसी चीज को आपको ध्यान रखना, इसलिए मैंने पहले लिखा है फिर इसको हटा रहा। ठीक है, तो 51 नहीं होगा, 17 में 51 होता है, 57 में नहीं होगा। देखो 7 5 12 कट रहा है ना 3 से, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो इस वाले में 61 से 70 के बीच कितनी संख्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए ना। देखो यहां पे 2 बच गई ना, बाकी 2 हट गई, ये और ये बचा है। इसमें भी होनी चाहिए 2, लेकिन हमने लिख कितनी दी है 3, तो कौन से नहीं होगी, देखो 69 नहीं होगी, 3 से कट जा रहा है, 3 नीचे 3 3 के 9। अब 71 से 80 के बीच, 71 से 80 के बीच 3 होनी चाहिए, तो आपने 3 लिखी है, मतलब सही लिखी है, कोई भी दिक्कत नहीं। 71 भी किसी से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। फिर होनी चाहिए 2, हमने लिख कितनी दी है 3, 2 वाली क्या है, होनी चाहिए 2 और लिख कितनी दी है 3। अब 2 होनी चाहिए, तो लोग जल्दबाजी में 81 लिख देते हैं। ठीक है, 81 आपको नहीं लिखना है क्योंकि 81 तो आपको पता है 9 से कट रहा है। ठीक है, बात क्लियर है। अब इस वाले में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर होता एक ही संख्या है। जब आप 91 से 100 के बीच में जाते हैं सिर्फ एक संख्या मिलती है, और वह संख्या कौन सी होती है 97। 91 आपका कट जाता है, 91 आपका कट जाता है। ठीक है, 13 सते 91, तो ये आपका नहीं होगा, होगा कौन सा 97। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि कौन सी संख्याएं आप एग्जाम में गलत कर सकते हैं, इसीलिए मैंने उनको सर्किल कर दिया। 51, 57, 81 और 91। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो आभाज्य संख्याओं में यहीं से इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बाकी जो आएंगे हम लोग प्रैक्टिस में करेंगे, जो इसके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आते हैं वो आपको बताया जाएंगे। थ्योरी वाले जो आएंगे वो आपको यहीं से मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे देखिए, ये देखिए आगे थोड़ा सा और इसमें देख लो, ये क्या लिखा हुआ है,
इंपॉर्टेंट नोट, जितने भी इंटीजर हैं, जितने भी आपके इंटीजर हैं दोस्त, जितने भी इंटीजर हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, यानी कि सभी पूर्णांक जो हैं वो परिमेय संख्याएं होती है। वो आपको पहले ही बताया गया कि जितने भी इंटीजर हो क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। और ये देखिए दो, अभी आपको बताया गया ना, दो एक प्राइम नंबर है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। दो क्या है, इवन नंबर भी है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, यानी कि सम अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। वो कौन सी संख्या होती है, वो दो होती है, इसीलिए आपको ये बताया गया, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो चीजें आपकी लिखी गई हैं, ये वाली, ये जो हिस्सा लिखा है, ये एग्जाम में कई बार थ्योरी में पूछा जाता है कि दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव होगा। रटना ही इनको तो आप वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि दो संख्याओं, ये एक है, चलो इसको पहले देख लेते। वन इज नाइदर प्राइम और कंपोजिट, यानी कि एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। इसको ध्यान रखिएगा, एक जो हमारा है वो ना तो भाज्य है, एक ना तो भाज्य है। कई बार एग्जाम में आ जाता है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। ठीक, एक जो है वो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। बात क्लियर ने, कोई दिक्कत है? फिर क्या लिखा हुआ है, ओनली पेयर ऑफ कंजुगेटिव और नंबर, यानी कि लगातार विषम संख्याओं का पेयर जो अभाज्य है वो सिर्फ एक ही जगह बनता है, वो आपका है 3, 5 और 7। ठीक है, वो कौन सा है, 3, 5 और 7। तीन संख्याएं ऐसी विषम है जो लगातार हैं और अभाज्य भी है। ठीक है, आगे क्या है, इफ द सम ऑफ या स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4, इसको तभी डिस्कस करेंगे बाद में। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर, चलो बाद में देखते हैं, ये दोनों टॉपिक भी बाद में आपको बता रहे हैं, इसको पहले समझ लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में आता है और इसे आपको रटना नहीं। ठीक है, इसे आपको क्या करना है, रटना नहीं। जैसे क्या लिखा है, ऑड इंटू ऑड, यानी दो विषम संख्याओं का योग गुणनफल सदैव क्या होता है, ऑड होता है। अब लोग रटेंगे, आपको रटना नहीं, क्या करना है, दो और संख्याएं ले लो, जैसे 1 और 3, क्या मिला, 3 विषम ही तो है। 3 और 5 क्या मिला, 15, ये भी विषम है। कोई भी ले लो, 11 गुणे 13 143, ये भी क्या है, विषम है। कोई भी ले सकते हैं आप, 11 गुणे 23 ले लो, 11 गुणे 23, ये भी क्या है, विषम ही है। तो दो विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है, विषम होता है। क्लियर है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसी तरह एक संख्या विषम हो, एक संख्या सम हो, तो गुणनफल हमेशा सम होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 गुणे 2 क्या मिला, 6 मिला, 5 गुणे 10 क्या मिला, 50 मिला, तो सम संख्या मिल गई। क्लियर, अगर आप एक सम ले रहे हो एक विषम ले रहे हो, तो सम और विषम को चाहे जोड़ो और चाहे घटाओ, हमेशा विषम ही आएगा। हमेशा क्या आएगा, विषम ही आएगा। क्लियर है। उसी तरह अगर दो और संख्याएं चाहे जोड़ो और चाहे घटाओ, हमेशा सम आएगा। जैसे आपने 5 और 3 जोड़ा तो क्या मिला, 8, और 5 में से 3 घटाया तो क्या मिला, 2, क्या मिला, सम संख्या। दो विषम संख्याएं जुड़ रही हैं तब भी सम आ रहा है, दो विषम संख्याएं घट रही हैं तब भी क्या आ रहा है, सम आ रहा है। और इवन संख्याएं हैं तो चाहे उनको जोड़ो चाहे घटाओ चाहे गुणा कराओ, हमेशा इवन ही आता है। ठीक है, अगर विषम संख्याएं सम संख्याएं हैं तो उन सम संख्याओं को चाहे जोड़ दो चाहे घटा दो चाहे गुणा करा दो, हमेशा क्या मिलेगा, सम ही मिलेगा। आप कुछ लोग सोच रहे हैं 2 है सर, अगर 3 हो जाए तो ना, ऐसे बोलो 3 हो जाए तो अगर 3 विषम संख्याएं जोड़ी जा रही हैं तो आपको कुछ करना तो नहीं, 3 विषम संख्या ले लेना, 1 3 5 ले लो। अब 1 3 5 को जोड़ोगे तो विषम आएगा। क्लियर है। तो इनको रटना नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। जब इस टाइप से क्वेश्चन आए कि दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा क्या होगा, तो हमेशा कोई भी दो विषम संख्याएं ले लो, जैसी कंडीशन हो वैसे नंबर ले लिए। कोशिश करो कि छोटे नंबर ले तो अच्छा है, नहीं पता चलेगा दो विषम संख्या गुणनफल आप उठा लो 143 141, तो गुणा करना समझ लेगा ना, उससे अच्छा 3 और 5 ले लो, 1 और 3 ले लो, तो आंसर आसानी से मिल जाएंगे। क्लियर है। अब चलो मैं इस पे डिस्कस करता हूं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर मतलब क्या हुआ, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। अब ध्यान देना, यहां पर भी एक चीज आपको ध्यान रखनी है,
ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। हम लोग ये पढ़ लेते हैं भाज्य संख्या, ठीक है, लेकिन एग्जाम में ये भाज्य लिख के नहीं आता है, ठीक है, जैसा कि आरपीएफ एसआई में आया हुआ भाज्य संख्या लिख के नहीं आता है, वहां पे लिख के आता है समग्र संख्या। क्या लिख के आता है भाई? समग्र संख्या। जिस प्रकार अभी हमने अभाज्य के नाम पढ़े हैं, जिस प्रकार अभी हमने अभाज्य के नाम पढ़े हैं ऋण अग्र, उसी प्रकार भाज्य को भी क्या बोला जाता है? समग्र, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है कंपोजिट। क्या बोलते हैं भाई? कंपोजिट नंबर। क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर की जानकारी क्या है कि मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर, यानी ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो संख्याएं कैसी होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं, समग्र संख्याएं होती हैं, या फिर इंग्लिश में बोले तो कंपोजिट नंबर होते हैं। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा, सबसे छोटा या सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो आपकी 4 होती है, क्योंकि एक तो ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, 2 आपका अभाज्य हो जाता है, 3 अभाज्य हो जाता है, तो बचा गया 4। इसके बाद सबसे छोटी विषम, ये ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी विषम भाज्य जो होती है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो है वो आपकी होती है 9। वो क्या होती है? 9 होती है। क्लियर है? अब इसमें जो सबसे ज्यादा गलत होने वाला क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्रथम 5 समग्र संख्याओं का औसत क्या है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? प्रथम 5 समग्र संख्याओं का औसत क्या है? तो लोग देखो, पहली संख्या आप 4 लिखेंगे, फिर 6 लिख देंगे, 6 के बाद 8 लिख देंगे। यहां जब आप पहुंचते हैं तो आपका माइंड इतनी तेज वर्क करता है, आप 8 के बाद 10 लिखेंगे, 10 के बाद 12 लिखेंगे, और इन सबको जोड़ के किससे भाग कर देंगे? 5 से। अब ध्यान देना, अच्छा कंडीशन भी ऐसी बनती है कि समग्र संख्या जब आपसे पूछा है तो 1 2 3 तो होगा नहीं, 4 से ही शुरू करेंगे, 4 के बाद 5 आएगा, वो भी अभाज्य हो जाएगा, फिर 6 लेंगे, 6 के बाद 7 आएगा, वो भी अभाज्य हो जाएगा, फिर 8 लेंगे, तो दिमाग इतनी तेज वर्क करेगा, 4 से 8 तो अपने आप मन में 10 आ जाएगा, फिर 10 के बाद 12 आ जाएगा, 11 भी अभाज्य होता है। तो हमसे जो यहाँ पे गलती होती है ना, वो गलती ये हो जाती है कि मैं 9 को भूल जाता हूं। 9 को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। 9 जो है ये हमारा क्या हो जाता है? भूल जाता है। तो जब 9 भूल जाते हैं तो वहीं से आंसर भी क्या हो जाता है भाई? गलत हो जाता है। आंसर क्या होता है? गलत हो जाता है। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम गलती कहां करेंगे। तो इसमें जब आपसे पूछा जाएगा कि 5 समग्र संख्याओं का औसत, तब आप लेंगे 4 6 8 9 और उसके बाद 10, फिर बटे में क्या करेंगे? 5। ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है। बहुत गलत होने वाला क्वेश्चन है ये। आपसे जब भी कहेगा 5 समग्र संख्याओं का औसत ना, तो सबसे मैक्सिमम लोग गलती यही करेंगे कि 4 6 8 10 और 12 लिख देंगे। तो वो आपको नहीं करना। आपको क्या लिखना है? 4 6 8 9 और 10। ये कब करेंगे? जब आपसे पूछा जाएगा प्रथम 5 समग्र संख्या का औसत, समग्र संख्याओं का औसत। आई होप बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इस केस में हमको ये संख्याएं लेनी है, ये वाली नहीं लेनी। गलत क्यों? मैंने बता दिया कि दिमाग की मेंटेलिटी ऐसी होती है एग्जाम में कि हम लोग बहुत तेज सोचते हैं। उस केस में 9 हमारे दिमाग से मिस हो जाता है, 4 6 8 के बाद हमने यहाँ 10 लिख दिया है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, यही चीज आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? इसी क्रम में एक संख्या आपकी होती है त्रिकोणीय संख्या। एक संख्या कौन सी होती है दोस्त? त्रिकोणी, जो आपके आरआरबी लोगों के एग्जाम में आ चुका है। कौन सी संख्या भाई? त्रिकोणीय संख्या। ठीक है, ये आरआरबी लोगों में आ चुका है। प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत क्या होगा? तो बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती त्रिकोणीय संख्याएं है क्या। तो आप ध्यान रखिएगा, त्रिकोणीय संख्या मतलब ट्रायंगुलर नंबर, इंग्लिश में इसको बोला जाता है ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर। अब ट्रायंगुलर नंबर को एक रीजनिंग वाले तरीके से लिखा जाता है, और डायरेक्ट कभी पूछेगा तो उसका फार्मूला अभी बता रहा हूं, लेकिन कैसे लिखा मान लो ज्यादातर आपसे प्रथम से ही पूछेगा, अभी तक औसत ही आया एग्जाम में। तो अगर आपसे पूछा जाए औसत, तो पहली संख्या आप हमेशा 1 मानेंगे। पहली क्या मानेंगे? 1। 1 के बाद होता है 3,
1 के बाद क्या होता है 3। अब ध्यान देना 1 में कितना जुड़ा है 2, अब 2 जुड़ गया तो अगला 3 जुड़ेगा 6, फिर 4 जुड़ेगा 10, फिर 5 जुड़ेगा 15, फिर इसी तरह आप जोड़ते चले जाए 6 जुड़ेगा 21, इसी तरह आप बनाते चले जाएंगे। तो आपको एक रीजनिंग की श्रृंखला दिख रही है और इसी श्रृंखला से ही हम त्रिकोणीय संख्याएं बनाते चले जाएंगे। जैसे पहले 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, इसी तरह आगे जोड़ोगे तो 7 जुड़ेगा। तो इसी तरह करते चले जाओगे, आप ट्रायंगुलर नंबर कंटिन्यूअसली आपसे मिलते चले जाएंगे प्रारंभ से। तो पहली संख्या आपको ध्यान रखनी है 1। अब 1 लिख दिए हैं तो उसमें 2 जुड़ेगा, 2 के बाद 3 जुड़ेगा, फिर 3 के बाद 4, ऐसे आप जोड़ते चले जाएंगे तो आपको त्रिकोणीय संख्याएं मिल जाएंगी। जैसा कि एग्जाम में आया था कि प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत। ठीक है, यही चीज आपसे एग्जाम में पूछी गई थी। तो औसत जब आप पूछे पहली 1 होगा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, और इन्हीं सबको जोड़ के हम लोग डिवाइड किससे कर देंगे 5 से कर देंगे। ठीक, इसका आंसर आता है 7, 35/5 आंसर कितना आता है 7 आता है। क्लियर है। अगर पूछा जाए डायरेक्ट त्रिकोणीय संख्या बताओ तो उसके लिए फार्मूला होता है nth त्रिकोणीय संख्या, यानी अगर 10वीं पूछे 12वीं पूछे तो n की जैसी वैल्यू रखनी। nth त्रिकोणीय संख्या जो होती है आप फार्मूला पढ़े हैं n+1/2। ठीक है, ये एक चीज का और फार्मूला होता है n+1/2। ये किसी और चीज का फार्मूला भी होता है। किसका होता है भाई, ये फार्मूला होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। किसका फार्मूला होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। बात क्लियर है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, इसका ये फार्मूला होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो अगर nth त्रिकोणीय संख्या पूछी जाए तो फार्मूला लगाएंगे n+1/2, और अगर स्टार्टिंग से ही 5 पूछ रहा है तो पहली संख्या 1, फिर 2 जोड़ो 3, फिर 3 जोड़ो 6, फिर 4 जोड़ो, ऐसे लिखते आप चले जाएंगे तो संख्याएं आपको मिल जाएंगी। बात क्लियर है भाई, यहां तक कोई दिक्कत है। अब अगला है, इसमें लास्ट देख लू तो इस वाले में लिखा हुआ था, ये भी आप समझ लें। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। ये वाला स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक, इसी को समग्र संख्या भी बोला जाता है। अब बात आती है ये वाला, अरे ये आप सोच रहे हैं नया नया मिला है, ये होता है परफेक्ट नंबर। ये क्या चीज है भाई, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर को हिंदी में बोला जाता है परिपूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिपूर्ण संख्या। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो आपका परफेक्ट नंबर होता है इसको बोला जाता है परिपूर्ण संख्या। पूर्ण नहीं, कौन सी संख्या, परिपूर्ण संख्या। पूर्ण तो होता है होल नंबर, ठीक है, जिसकी शुरुआत कहां से होती है 0 से, और नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से। ये ध्यान रखिए। परफेक्ट नंबर में क्या होता है कि वह संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के बराबर हो जाए तो वह संख्या कैसी हो जाती है, परिपूर्ण संख्या हो जाती है, एक्सेप्ट उस संख्या को छोड़कर। क्योंकि उस संख्या गुणनफल वो संख्या भी होगी ना, तो उस संख्या को छोड़कर शेष जितने गुणनफल होंगे उस संख्या को छोड़ देना, बाकी जितने भी गुणनफल होंगे उनको जोड़कर अगर वही संख्या मिल जाएगी तो वह संख्या होती है परिपूर्ण संख्या। और स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर आपका 6 होता है। स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर यानी सबसे छोटा परफेक्ट नंबर ना, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर आपका 6 होता है। ठीक है, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या होगा, 6 होगा। अब इसका करके देख लेते हैं, जैसे 6 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 2 3 और 6। तो ये संख्या स्वयं है तो इसको छोड़ देना है, बाकी संख्याओं को जोड़ लो। जोड़ोगे तो क्या मिल गया 6। अब देखो 6 संख्या थी, 6 ही मिल गया, मतलब ये हमारा परिपूर्ण संख्या हो गई। इसको जनरली ध्यान रखें, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप छाट लें कैसे किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, वह संख्या है जिनके गुणनखंडों का योगफल स्वयं वह संख्या होती है, तो वह संख्या क्या बन जाती है, परिपूर्ण संख्या बन जाती है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो पीछे पढ़े हैं उसके कुछ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्या है, प्रत्येक अभाज्य संख्या में गुणनखंड होते हैं,
अभी आपको बताया गया था ना, अभाज्य संख्या के सिर्फ कितने गुणनखंड होते हैं? 2 होते हैं। पीछे आपको बताया गया है अभाज्य संख्या के सिर्फ और सिर्फ कितने गुणनखंड होते हैं? 2 होते हैं। एक 1 होगा और दूसरी वह संख्या स्वयं होगी। क्लियर है? अब क्या लिखा है? 2 अंकों की एक संख्या 9 है। 2 अंकों की एक संख्या 9 है, एक अभाज्य संख्या है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की एक संख्या जो एक 9 है। अब 9a का मतलब क्या? वो 90 से स्टार्ट हुआ होगा, और जब 90 से आप स्टार्ट करते हैं तो 90 और 100 के बीच में मात्र एक ही अभाज्य संख्या मिलती है, और वो क्या होती है? 97। तो इसका मतलब a के स्थान पे क्या लिखा है? 7 लिखा है। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है इसमें? कभी ये वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे है ना जो आपको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कठिन क्वेश्चन आएगा तो जाहिर सी बात है सबके लिए कठिन होगा, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन जो है, जो आप कभी सुने नहीं होते बहुत सारे लोग, अभी बहुत सारे लोग को देखो बात सोचेंगे ए का मान क्या रखें। ठीक है, तो 9 से स्टार्ट है, मतलब 90 के बाद का है। 90 के बाद सिर्फ एक ही संख्या अभाज्य है, कौन सी? 97। अब इसमें देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर। तो देखो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 97। सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई? 97। और 2 ही अंकों की सबसे छोटी अभाज्य क्या बनेगी? 11। क्या बनेगी? 11। और दोनों का क्या लेना है? अंतर। दोनों का अंतर ले लीजिए। कितना आ गया? 86। कितना आ गया? 86। आप एसआई पढ़ रहे हैं, इसमें रेलवे भी कवर हो रहा है। ठीक है, सिर्फ एसआई गए, मैथ मतलब सारी एक साथ कवर हो जाती है। ठीक है, आगे देखो लिखा है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग क्या है? तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको बताई गई थी, मुंह दिख वही 101, और सबसे बड़ी संख्या आपको बताई गई है 997। पीछे आपको लिखाया भी गया है। तो योगफल कितना हो गया? 8, 9 और 10। कितना मिल गया? 10। बात क्लियर है? अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। कहा थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, पहला क्या लिखा है? एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। तो भाई ये तो सही है। फिर क्या लिखा है? 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। आपको लिखा गया था 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। क्लियर है? आगे क्या लिखा है? पी क्यू सम है, तो P और Q हमेशा P इंटू क्यू सम है, तो P और Q हमेशा सम होंगे। ठीक है, इसको छोड़ते हैं अभी। √2 एक अपरिमेय संख्या, ये भी सही, तो हमें निकालना क्या था? अब जब ये सब सही है तो आंसर तो ये वैसे भी सही हो जाएगा, तो यही एक है जो सही नहीं है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कैसे? देखो P इंटू क्यू सम है, तो P और Q हमेशा सम होंगे। अब ध्यान रखना, एक बार P को आप सम रखो, एक बार इनको सम रखो, तो क्या मिला? सम। ठीक है, अब एक बार इनको विषम कर दो, इनको सम कर दो, 3 दूनी 6, तब भी तो समय मिल रहा है, तो कोई वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। लेकिन इसमें जरूरी नहीं कि दोनों हमेशा सम रहे। देखो ये विषम बन गया तब भी आ गया, और अगर इसको विषम बना दे तब भी सम आएगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा गलत हो जाएगा। यही पूछा कौन सा गलत है, तो ये आंसर आपका सही होगा, क्योंकि P और Q का गुणनफल सम है, तो जरूरी नहीं दोनों संख्या कैसी हो? सम ही हो। एक सम एक विषम भी गुणा कराने पर सम ही बनता है। ठीक, क्लियर है? चलो आगे देखें। अब क्या लिखा हुआ है? यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन क्या है? a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित में से a और b का योग नहीं हो सकता है। a और b का योग नहीं हो सकता। अब ऐसे क्वेश्चन आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, तो आपको मजबूर नहीं होना है। देखो सबसे पहले इससे स्टार्ट करो। अब 6 का अगर सबसे हम लोग फैक्टर करना ही शुरू करें, तो देखो 6 का बन सकता है 1 और 5। ठीक, इधर बन जाएगा, एक बढ़ाते जाओ 2 और 4, 3 और 3। अब रिपीट होने लगता है, वहीं छोड़ देते हैं। दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। देखो ये तो होगा नहीं, क्योंकि एक अभाज्य नहीं है। इसमें ये अभाज्य है तो भाज्य होगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों सेम हो गए। तो 6 ही आपका आंसर हो गया, क्योंकि 6 एक ऐसी संख्या है जो किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं से मिलकर नहीं बन रही। बाकी अगर इसमें चेक करना चाहो तो 10 का तो आप 3 और 7 मिला लो, इसके लिए 11 और 17 मिला लो, बन जाएगा ना। उसी तरह 14 भी बन जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है? 6 हमारा ऐसा है जो मिलकर नहीं बनेगा। कुछ लोग सोचते हैं 14 कहां बन जाएगा ना, कुछ मन में ख्याल है 14 कहां से बनेगा। 14 जो है वो 11 और 3 को मिला दो, 11 और 3 दोनों अभाज्य है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये चीज कैसे की जाए। अब इसको ध्यान रखें, थोड़ी सी थ्योरम है ना, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्या लिखा है? A B C
प्राकृतिक संख्याएं हैं ए बी एन, ए बी सी ए बी एन प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हमेशा, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हमेशा ए प्लस बी से पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। बस कंडीशन क्या है ये ध्यान रखना, n जो है वो एक विषम संख्या होनी चाहिए, n जो है एक विषम संख्या होनी चाहिए। मतलब अब ध्यान रखना ये a प्लस बी से कटेगा, इस केस में a माइनस बी से नहीं कटेगा, ये भी लिखा हुआ है a प्लस बी बट नॉट बाई a माइनस बी। ठीक है, कैसे? जैसे कोई क्वेश्चन लिखा गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, दोनों विषम है ना, मतलब ये संख्या जो है a प्लस बी से कट जाएगी। ठीक, अगर आपसे लिखा जाता 5 घात 51 प्लस 7 घात 51, तो ये संख्या जो है वो 5 प्लस 7 से डिवाइड हो जाएगी, यानी किससे कट जाएगी? 12 से। अब 12 से कटेगी, जरूर नहीं 12 हो, 12 के फैक्टर भी बन सकते हैं। कौन कौन से? 3, 4, 2, 6 है ना, ये सारे तो फैक्टर 12 के हैं। 12 4 से भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे आपको ध्यान रखना, ये कब होगा? जब पावर विषम रहे और 20 का साइन प्लस है, तो वह संख्या हमेशा प्लस वाले से ही कटेगी, माइनस वाले से नहीं कटेगी। क्लियर है? आगे देखो, आगे क्या लिखा है कि a की पावर n माइनस b की पावर n हमेशा a माइनस b से कटेगा, a माइनस b से विभाजित होगा, पूर्णता विभाजित होगा। बस कंडीशन क्या है? पूर्णता विभाजित होगा। कंडीशन यहां भी वही है कि n क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए। n क्या होना चाहिए? विषम। ये संख्या a प्लस बी से नहीं कटेगी। ये वाली जो संख्या है कि पावर n रहे और साइन माइनस का हो तो a माइनस बी से ही कटेगा। n विषम है तब। उसी तरह अगर n विषम है, प्लस है, तो आपका प्लस वाले से कटेगा, माइनस वाले से नहीं कटेगा। अब ध्यान दो, इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका यहां पे लिख दिया जाए, एग्जांपल में आप देख लें, लिखा जाए जैसे 5 घात 31 माइनस 3 घात 31, कहेगा किससे कटेगा? तो 5 घात 31 था, बीच में विषम है, तो माइनस कर दो, किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। ठीक है, एक और लिख लेते हैं, 11 की घात 37 माइनस 7 की घात 37। अब देखो सेम है ना, nn विषम है, तो 11 माइनस किससे कट जाएगा? 7, यानी किससे कट जाएगा? 4 से कट जाएगा। जो संख्या 4 से कटेगी वो किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। तो दोनों थ्योरम क्लियर है कि अगर पावर n जो है वो विषम है, तो प्लस है तो प्लस वाले से कटेगा, माइनस है तो माइनस वाले से कटेगा। अब जो आपके मन में ख्याल आ रहा है कि सम वाला, वो भी आप देख लीजिए। देखो सम वाला, a की पावर n माइनस b की पावर n हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी से विभाजित होगा। ठीक है, हमेशा ये विभाजित होगा, लेकिन कब? जब n क्या हो? सम। अगर n सम है और बीच का सिंबल माइनस है, तो a माइनस बी से भी कटेगा और a प्लस बी से भी कटेगा। अगर आप भूल जाए भविष्य में, तो ये ध्यान रखना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो पावर सम है ना, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब प्लस वाले से भी कटेगा, माइनस वाले से भी कटेगा। क्लियर? पावर सम हो, सिंबल माइनस का हो, तो प्लस से भी कटेगा और माइनस से भी कटेगा। फॉर एग्जाम्पल लिख दिया जाए 17 की घात 4 या 17 की घात 40 माइनस 11 की घात 40, किससे कटेगा? तो इसके कटने के 2 फैक्टर निकलेंगे, एक बार जुड़ेगा 17 प्लस 11, एक बार घटेगा 17 माइनस 11। जब जुड़ेगा तो 28 बनाएगा, घटेगा तो 6 बनाएगा। ठीक, अब इसका मतलब ये 28 से जरूरी नहीं, 2 से कट सकता है, 7 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 14 से कट सकता है। उसी तरह 6 से ही जरूरी नहीं, 6 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। बात समझ रहे हैं? 28 है तो जरूरी नहीं 28 ही हो, 28 के फैक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, जो संख्या 28 को काट दे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब ये वाला ध्यान रखो, अगर ये प्लस में आ जाए
ठीक है। अगर ये प्लस में आ जाए a की पावर n प्लस b की पावर n, और n हमेशा क्या रहे, सम रहे, n क्या रहे, सम रहे, n हमेशा क्या हो जाए भाई, सम हो जाए, तो इसके कोई फैक्टर ही नहीं बनते हैं। ठीक है, यानी अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो इसका कोई फैक्टर नहीं होता। a की पावर 5 सॉरी a की पावर 6 और b की पावर 6 है तो इसका कोई फैक्टर नहीं होता। बात क्लियर है? a की पावर 6 b की पावर 6 कोई फैक्टर नहीं होगा, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे 10 की पावर 20 प्लस 15 की पावर 20, इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे। ठीक, 3 में फैक्टर बनेंगे, 1 पे फैक्टर नहीं बनेगा। शॉर्टकट में एक जगह हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो अगर a की पावर n माइनस b की पावर n है तो ये हमेशा a माइनस b से कटेगा। कब कटेगा? जब n क्या हो, विषम हो। n क्या हो, विषम हो। उसी तरह a की पावर n प्लस b की पावर n हमेशा a प्लस b से कटेगा। कब? जब n क्या हो, विषम हो। n क्या हो, विषम हो। बात समझ में आ गई? तीसरा, a की पावर n माइनस b की पावर n हमेशा a प्लस b और a माइनस b से कटेगा, लेकिन n कैसा होगा, सम होगा। n कैसा होगा, सम होगा। और a की पावर n प्लस b की पावर n के कोई गुणनखंड नहीं होंगे, कोई गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन इस केस में n क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। अब आते हैं इसमें जो यूपीएसआई में इससे क्वेश्चन आए हुए थे उस पर डिस्कस करते हैं। मैंने कहा मैं यूपीएसआई के लाए हुए क्वेश्चन जरूर आपको बताऊं। जो यूपीएसआई में है वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, पहले आपको थोड़े आसान रहे, पहले आसान रखा हूं, बाकी जो पेपर में आए उनको रखें। जैसे पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, यदि 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41 को 33 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, अब ध्यान दो, पावर दोनों की सेम है कि नहीं? ध्यान रखना, सेम ना हो तो सेम बनाई जाएगी। अभी क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं बताऊंगा। अब जब सेम है तो पावर है कैसी, विषम है, तो कॉन्सेप्ट कौन सा बना, a की पावर n प्लस b की पावर n और n कैसा है, विषम है। तो जब विषम होगा तो ये सिर्फ जैसा साइन बीच में है उसी से कटेगा। समझ रहे हैं? विषम के केस में जो साइन बीच में उसी से कटेगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब प्लस है तो प्लस कर दो, 29 प्लस 37 ये तो बनेगा, कितना हो जाएगा, 66। यानी ये संख्या 66 से कट जाएगी। तो देखो 33 से भाग करना है, तो देखो 66 को 33 से भाग करोगे तब भी तो पूरा कट जाएगा। पूरा कट गया तो शेष क्या बचा, 0 बचा। अगर पूरा कट गया तो शेष क्या बचा, 0। यानी जो जोड़ने या घटाने पर मिल रहा है अगर उसी के फैक्टर से भी भाग करेंगे तो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। चलो आगे देखो, यहां पर भी देखो पावर सेम है, 97 बीच में साइन का है प्लस का। पावर कैसी है, विषम, सेम यही है। दोनों आपस में क्या होंगे भाई, जुड़ जाएंगे। दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ेंगे तो क्या बन रहा है, 4 14 2 और 2, ये भी 32 से कट जाएगा। ये भी क्या है, 32 से कट जाएगा। तो यहां पर भी शेष कितना रहेगा, 0 आ जाएगा। इसे जब आप फैक्टर करेंगे तो 32 से कट जाएगा। 32 से कट गया, इसका मतलब शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। आगे देखिए क्या लिखा है, 2k और 2k। अब ध्यान देना, यहां पर हमें ध्यान क्या देना है, आगे कंडीशन लिखी, k एक विषम संख्या है। यहां पर लोग क्या करते हैं, जैसे पीछे हम लोग पढ़े हैं ना कि 2 में किसी भी संख्या का गुणा करा दो तो हमें एक सम संख्या मिल जाएगी। तो लोग यहां पे क्या करेंगे, पावर सम मान लेंगे। अब 2k नहीं है विषम, विषम क्या है, k है, तो हम इसको उठा के अंदर कर देते हैं। ठीक है, ये जो आपका लिखा है 8 की घात 2k, जो आपका लिखा गया 8 की घात 2k प्लस 5 की घात 2k। ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएसआई में आ जाते हैं। यहां पे लोग इसमें गलती करते हैं, क्योंकि 2k जब लिखा होता है पावर में, लोग समझ लेंगे 2 है तो सम बन जाएगा। वो सम बन गया, साइन प्लस है तो नो फैक्टर, है ना। अगर ऑप्शन में वैसे नो फैक्टर नहीं है लेकिन होता तो लोग लगा देते। अब इसमें करेंगे क्या, k को विषम का है तो k को रखो, बाकी हटा दो। और आपको पता पावर के ऊपर पावर आपस में गुणा होता है, तो इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, 8 का स्क्वायर की पावर k प्लस
5 का स्क्वायर की पावर के। तो ये इक्वेशन आपका बन जाएगा 64 की घात के प्लस 25 की घात के। अब देखो ये कुछ वैसा ही बन गया ना, a की पावर n प्लस b की पावर n, और n क्या है, एक ऑड संख्या है। तो जब ऑड है तो जैसा साइन वैसा आंसर, तो साइन सेम है, प्लस का तो प्लस कर दीजिए, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 89। तो यहां से आंसर क्या बनेगा भाई 89। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले थोड़ा सा आपको समय लगेगा चीजों समझने में, इसीलिए मैंने साथ में प्रैक्टिस भी रखा हुआ है। और उसके बाद जब हम लोग चैप्टर खत्म करेंगे तो फिर से रिवीजन में इसी टाइप के क्वेश्चन और अलग से जो क्वेश्चन है उन सबको प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जब 756 की घात 273 माइनस 412 घात 273 को 86 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेष बचता है। अब देखो पावर कैसी है, विषम है, दोनों तरफ की सेम है। तो जब पावर विषम हो तो जैसा साइन वैसा काम, साइन कैसा है माइनस, तो दोनों आपस में क्या होंगे भाई, घट जाएंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे। इसको आप घटा दीजिए, 4 3 और 3 घट गया, घट गया, 86 से कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0। आप हल करिएगा 86 का फैक्टर बन जाएगा। बात क्लियर है, आगे बढ़े भाई, चलो आगे देखो, क्योंकि वो तो आसान थे, वो लग जाएंगे, जहां आसान है वहां पे डिस्कस किया जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन दो, m की पावर 12 माइनस 1 को m प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब लोगों को यहां पे समस्या आ जाएगी, कुछ लोग 0 लगाएंगे, कुछ लोग 1 लगाएंगे, कुछ लोग -1 लगाएंगे। अब ध्यान देना यहां पर m की पावर 12 क्या लिखा है, m की पावर 12 माइनस 1। अब कंडीशन है कि मुझे फॉर्मेट होना चाहिए a की पावर n माइनस b की पावर n का। अभी सिर्फ 1 पे घात है, इस पे तो है नहीं। तो आप ये बताएं कि 1 की पावर चाहे जो लिख दो उसमें कोई परिवर्तन होना नहीं है। तो भाई हम 1 की घात अगर 12 लिख दें तो क्या 1 में कोई फर्क पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा। अब ध्यान दो पावर कैसी है, सम है, तो n अगर सम हो जाए तो ये जो है दोनों से कटता है, फिर a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अगर माइनस वाला है और घात सम में है तो प्लस वाले से भी कटेगा और माइनस वाले से भी कटेगा। यानी ये संख्या जो है ये m प्लस 1 से भी कट जाएगी और m माइनस 1 से भी कट जाएगी, है कि नहीं। और जब दोनों से कट जाएगी तो हमें भाग का देना है m प्लस 1 से, इसका मतलब पूरा कट जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें आ जाओ, 341 218 156 218 को भाग करना है 259 से, तो कितना शेषफल बचता है। पावर कैसी है भाई, सम है, साइन कैसा है माइनस है, सम हो और माइनस हो तो a प्लस बी और a माइनस बी से कटेगा। यानी एक बार दोनों जुड़ेंगे, एक बार दोनों जुड़ेंगे और एक बार दोनों घटेंगे। ये तो होगा भाई, दोनों के फैक्टर से कटेगा। जब जुड़े हैं तो जोड़ दीजिए, 6 7 5 4 9, 6 7 5 4 9, 6 7 5 4 9 3 4। इसको कर दीजिए, घटा दीजिए इसको, 7, ये घट जाएगा ना 7, इधर कितना 13, 13 से 5 गया 8 और 1, ये 19 से कट जाता है। ये जो 19 से कटता है, कई बार एग्जाम में 497 में भाज्य क्या भाज, 19 से कट जाता है, 19 का ये भी है। ठीक है, तो जब आप इसको लिख सकते हैं, ये वाला जब आप बनाएंगे तो इसको ऐसे किया जा सकता है, 497 गुणे 87 और बटे में 259। बात समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत है। जब ये बन गया तो ये संख्या इसको पूरा काट देती है। ठीक है, जब पूरा कट जाएगा तो शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, नीचे वाली संख्या जब ऊपर वाले का पूरा फैक्टर होती है तो शेष कितना बचता है, 0। भागफल यहां आएगा कुछ, लेकिन शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। चलो आगे देखो, 5 घात 70 प्लस 7 घात 70 को 37 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेष बचता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान दो, पावर सम है, बीच में सिंबल किसका है, प्लस का। तो मैंने बताया कि अगर पावर सम है, सिंबल प्लस का है तो कोई फैक्टर नहीं बनते हैं, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई है नहीं।
जब नहीं बने तो अब हमें इसे ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे होगा, देखो 70 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 35 लिख सकते हैं कि नहीं। तो पावर के ऊपर पावर गुणा में होती है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 5 की घात 2 की घात 35। उसी तरह इसको लिखा जाता है 7 की घात 2 की घात 35। ठीक, तो यहां पे बन गया 25 की घात 35 और यहां पे बन गया 49 की घात 35। अब देखो दोनों पावर कैसी हो गई, विषम हो गई। विषम के केस में जैसा सिंबल बीच में वैसा होगा आंसर। तो सिंबल आपका बीच में कितना है, प्लस का, तो जोड़ दीजिए, कितना हो गया 74। इसको भाग का ऐसे करना 37, 37 दूना 74, यानी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 37 से पूरा कट रहा है। यहां पर देखें 97 की घात 30 माइनस 14 घात 30 किससे भाज्य है, ठीक है। पावर कैसी है, सम है। सम के केस में क्या होगा, एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा। जब आप जोड़ेंगे तो 9 7 एक बार जोड़ेंगे तो 7 4 11 का 1 10 1 11। इसके बाद इधर आ जाओ, घटा दो 3 और 8। तो क्वेश्चन क्या किससे कटेगा, तो 83 तो बन ही रहा है, तो 83 से तो कट ही जाएगा। 111 जो होता है वो 37 गुणा 3 होता है, इसका मतलब 37 से भी कटेगा, तो दोनों से कट जाएगा 37 और 83। 111 वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको बताएंगे, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 111 3 गुणे 37 होता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट भी आगे समझेंगे। ये क्वेश्चन 2 की पावर 20 माइनस 1 भाज्य होगा, तब 2 की पावर 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 20 कर सकते हैं। अब देखो सम है तो एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा। अगर हम जोड़े तो 3 और घटाएं तो 1, यानी 3 या 1 से कटेगा, तो 3 1 का तो कोई बन ही नहीं रहा है भाई। जो भी फैक्टर आएगा वो इनसे बड़ा होगा तभी कटेगा, छोटे पे नहीं चेक करना है। तो जो भी आएगा वो 15 से ज्यादा ही हो या 15 हो तभी आंसर मैच कराना। अब ये नहीं बनना तो इसको तोड़ो, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 की घात 10 माइनस 1 की घात 10। अब ये कितना बन जाएगा, 4 की घात 10 माइनस 1 की घात 10। अब ये क्या बन सकता है, 4 से 1 गया 3, 4 से 1 जुड़ा 5, 5 से 15, 15 आंसर सही हो गया। अगर किसी को शंका है कि नहीं मुझे पूरा करें तो एक और तोड़ दो। अब 1 2 और अंदर लोगे तो बन जाएगा 2 की, इसमें से यहां से ले लो 1 2 अंदर लेंगे तो 4 की घात 2 की घात 5 माइनस 1 की घात 5 कर दो, तो ये बन जाएगा 16 की घात 5 माइनस 1 की घात 5। अब देखो पावर विषम हो गई, तो पावर विषम है तो जैसा सिंबल वैसा काम। 16 से गया कितना है 15, यानी संख्या किससे कट जाएगी, 15 से कट जाएगी। वो तो यहां भी बन गया था, वहां तक जाने की कोई जरूरत नहीं थी। बात क्लियर है। अब इसमें आते हैं 31 की घात 20 और 1024 किससे विभाज्य नहीं है, पूछा किससे विभाज्य नहीं है। चलो करते हैं 31 की घात 20, इसको लिखा जाता है 2 की घात 10। 1024 जो है वो 2 की घात 10 होता है। बाइनरी नंबर आप अगर कोई पढ़ा होगा तो उसे याद होगा। अब देखो पावर सेम नहीं है, पावर सेम करने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ोगे तो इसे लिख सकते हो 31 का स्क्वायर की घात 20 और माइनस 2 की घात 10, माइनस 2 की घात 10। अब 31 का स्क्वायर हो जाता है 961 माइनस इसकी पावर कितनी है 10 और माइनस कितना है 2 की घात 10। अब ध्यान दो साइन माइनस का पावर एक सम संख्या है, तो जब पावर एक सम संख्या है तो एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा, ये तो बनेगा। जब आप जोड़ेंगे तो बन जाएगा 963, तो जब घटाएंगे तो बन जाएगा 959। बात क्लियर है। इससे कटने का कोई चांस ही नहीं, कि 32 से तभी कटेगा जब लास्ट में सम संख्या हो। भाई 32 मतलब 2 से कटना चाहिए, तो लास्ट में सम तो है ही नहीं। जब सम नहीं है तो जाहिर सी बात है कि अगर सम नहीं है तो संख्या 32 से नहीं कटेगी। अच्छा कुछ लोग सोचते हैं 9 से देखो कट रहा है, 6 3 9 कट जाएगा। तो पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जो पूछ रहा था वो पहले ही मिल गया। तो आंसर हमारा यहाँ पे बैठा हुआ 32 किससे भाज्य नहीं है, तो 32 से भाज्य नहीं। बात समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं
क्या लिखा हुआ भाई, 49 माइनस 1। अब एक को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 49 माइनस 1 कर सकते हैं। अब विषम है तो जैसा साइन वैसा काम, 49 से गया 48, 48 कहीं है भाई, कहीं नहीं ना। अब नहीं है तो फिर उसको तोड़ो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर की घात 15 माइनस 1 की घात 15, तो ये बन जाएगा 7 की घात 30। तो इसको भी लिख सकते हैं 1 की घात 30 कर सकते हैं ना, 1 की घात चाहे जो करते रहो। अब ये वाला इक्वेशन ये बन गया। अब पावर क्या है, सम है, एक बार जुड़ेगा 7 1 8, एक बार घटेगा 6, ना तो 6 का कोई फैक्टर बन रहा है ना तो 8 का बन रहा है, मतलब ये भी नहीं। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, ये एसआई में आया हुआ था। अब इसमें हम लिखते हैं 7 की घात 3 की घात 10 माइनस 1 की घात 10। 7 की घात 3 का मान होता है 343 की पावर 10 और 1 की घात 10। अब देखना, अब देखो पावर क्या है, सम, साइन क्या है माइनस, एक बार जुड़ेगा तो 344, एक बार घटेगा तो 342, एक बार घटेगा तो 342। बात क्लियर है यहां तक, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब ये संख्या 19 से कट जाती है, 19 गुणे 18 होता है, ये वाली जो संख्या लिखी है ये 19 गुणे 18, 19 से काटो, 19 से करना 19, बचा कितना 5 यानी 15। अब 15 इधर कर दो, 152, 19 152। ये वाली संख्या होती है 86 गुणे 4, वो 86 गुणे 4, 4 से 24, 4 32। देखो 86 से कट जाएगा और 19 से कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा 19 और 86। बात समझ में आ गई, इसको आप नोट डाउन कर लेना, यूपीएसआई की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट आपको फैक्टर नहीं मिल रहा है, आपको 2 स्टेप तोड़ना पड़ेगा तब जाके आपको फैक्टर मिलेगा। ये क्वेश्चन आप सबको पता होगा, बहुत आसान सा है। जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले, ऐसा कि एक नंबर है उसकी पावर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फिर जोड़ा है उन्होंने, चाहे वो जो भी हो, तो हमेशा मिनिमम पावर को आप क्या कर दें, कॉमन कर दें। जैसे आप 5,071 को बाहर ले लो, तो जिसको बाहर लो तो पहला एक, फिर उसी के मल्टीपल में बढ़ाते चले जाओ 5, तो जितनी बार उतनी बार बढ़ाना है। यहां तक पहुंच गए 5, फिर 5 का मल्टीपल कर दो 25, यहां पहुंच गए, फिर 25 का मल्टीपल कर दो 125, फिर एक बार बढ़ा दो 125 का 5 से कर दो 625, ठीक है। रटना नहीं कि जीरो रखे 1 रखे 3 रखे, भाई अपने आप पावर 0 1 2 3 4 बनता जाएगा, सीधे उसी संख्या का मल्टीपल करते जाना है। पहला 1 1 हो गया, 2 3 4 5 तक लिखना है, तो 5 25 3 हो गया, 125 4 हो गया, 625 5 हो गया। अब इन्हीं को जोड़ दो, ये हो गया 30 हो गया, ये 650 750 780 1 781, ठीक, 6 7 50 30 80 81 और गुणे 5 का 71। बात क्लियर है यहां तक, बात क्लियर है। अगर ऑप्शन में 5 का कोई फैक्टर होता तो सीधे आप आंसर लगा देते, क्योंकि यहां पे 5 बैठा है। ये चीज आपको अपनी तरफ से सोचना है कि 5 बैठा है, मतलब 5 से कट रहा होगा, तभी 5 यहां पर बैठा हुआ है, क्लियर है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि संख्याएं कैसे कट रही हैं, आपको पता होना चाहिए। आप ध्यान दो, अब एक कट किससे रहा है, तो इससे अब हमें चेक करना होता है। भाई 5 में तो चेक नहीं करेंगे, जो भी कट रहा होगा फैक्टर यहीं से बनेगा, क्लियर। क्योंकि कहीं पर जब तक 5 होता नहीं, वो 5 से, यहाँ पे 5 से कटने वाला कोई है नहीं, तो पहले 71 से चेक कर लो। अगर मैं 71 से करूँ, 71 ही करना, 71 बचा कितना 7, फिर हो गया 71, इसका मतलब किससे कट जाएगा, 71 से कट जाएगा, बात खत्म, ठीक है भाई। इसको 71 से काट सकते हैं ना, 71 71 71 71 71, यानी 71 गुणे 11 ये लिखा हुआ। बात क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपका थोड़ा सा जो स्टार्टिंग था नंबर सिस्टम का, वो आपको आज समझाया गया है। इसी क्रम में हम लोग नंबर सिस्टम के साथ साथ कुछ एक टॉपिक और साइड में स्टार्ट करेंगे, जिससे कि जल्दी से इसको खत्म किया जाए। ये आपको पता है कि मैथ को दूर तक खींचने से अच्छा है उसको बार बार रिवाइज किया जाए, तभी मैथ में आपकी पकड़ बहुत मजबूत होगी। और एसआई के लिए मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मैथ रीजनिंग कवर हो गया उसका सिलेक्शन बहुत आसानी से होगा, क्लियर है। तो आज हम लोग यहीं तक रुकते हैं, फिर अगली क्लास में इसी क्रम में थोड़ा सा बढ़ेंगे और एक कोई नया टॉपिक भी साथ में शुरू किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।